हाल ही में ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। अब ऐसे समय में जब 21वीं सदी में ऊर्जा केवल संसाधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुकी है, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान द्वारा अवरोध की बात एक बार फिर यह दर्शाती है कि यह केवल भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स या ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी और वैश्विक व्यापार से जुड़ा मुद्दा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद इस क्षेत्र में तनाव के बाद एक द्विपक्षीय विवाद ये नहीं रह गया है, बल्कि ये एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला या हम कहें कि ग्लोबल सप्लाई चेन और साथ साथ भारत के लिहाज से भी देखें तो ऊर्जा आयातक देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती के रूप में ये बात आती है सबके सामने। तो ऐसे में भारत के सामने क्या संकट हो सकता है और होर्मुज स्ट्रेट पर अगर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है ईरान के द्वारा, तो क्या इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? इससे पहले क्या कभी ऐसी घटना हुई है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी अवस्थिति है, ये सारे पक्ष एक एक करके देखते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इसी शीर्षक के अंतर्गत हम बात करेंगे। बात खबर की करते हैं तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुआ था, उसमें अमेरिका की एंट्री होने के बाद 3 सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया। अब इन मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने के बाद ईरान की तरफ से जो आक्रोश आया, तो ईरान ये कह रहा है कि 22 जून 2025 को जो ईरान की संसद है उसमें यह बात कही गई है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य है, उसको ईरान के द्वारा बंद कर दिया जाएगा और इस बात को वहां की संसद में मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था है वहां पर इसको मंजूरी मिलना अभी बाकी है, क्योंकि यहां पर जब ईरान की जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था है वहां वही तय करती है कि उस देश की रक्षा कूटनीति और राष्ट्रीय हितों पर अंतिम निर्णय क्या होगा। तो वहां पर अगर नेशनल इंटरेस्ट का कोई मामला होता है, फाइनल मुहर लग जाती है, तो ये इस पर यह कदम उठाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वहां की संसद के द्वारा अगर ये कहा गया है तो ये उसकी मंशा को दर्शा रहा है। अब ये देखिए, यहां पर ही 3 विवादित द्वीप भी हैं, ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा, और इन द्वीपों पर मिसाइल प्रणाली भी तैनात करने की बात की जा रही है। तो ऐसी दशा में ये जो व्यापारिक मार्ग है, ये जो आपका होर्मुज स्ट्रेट है, वो क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर अगर अवरोध उत्पन्न होता है तो वैश्विक व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब हम आज इस एपिसोड के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर बात करेंगे तो ये आप यहां पर इसकी स्थिति देख सकते हैं, और इसके इधर स्थित है पर्शियन गल्फ और इसके इस साइड में है आपकी ओमान की खाड़ी। अब इन दोनों को ही ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहां पर पहले तो ये बात आप एकदम क्लियर रखिए। अब देखिए, स्ट्रेट होता क्या है, यानी जल डमरू मध्य होता क्या है? तो एक संकरा पतला जल मार्ग होता है जो कि 2 जल निकायों को, जैसे समुद्र हो गया या महासागर हो गया, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 स्थलीय मार्गों को सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम करता है। अब दोनों को जब अलग करता है तो जो आकार होता है वो डमरू की तरह बन जाता है, यानी कि हम देख रहे हैं एक इधर की ऐसी संरचना हो जाती है, एक इधर ऐसी संरचना हो जाती है। ये हिस्सा पतला होता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, इसके आकार की वजह से। अब इसी में ये जो ढेर सारे स्ट्रेट होते हैं, जल डमरू मध्य होते हैं, उसी में एक नाम है होर्मुज, जो कि चर्चा में बना हुआ है। अब इसकी अगर सिचुएशन आप देखें तो यहां इसके उत्तर में ईरान की स्थिति है, इसके दक्षिण में अगर देखेंगे तो यूएई की स्थिति है, इसके इधर पश्चिम में देखेंगे तो पर्शियन गल्फ की स्थिति है, और इसके पूरब में आप देखेंगे तो ओमान की खाड़ी की स्थिति इसमें है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके लंबाई की बात करेंगे तो 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वहीं पर चौड़ाई 39 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक, यानी कि 95 किलोमीटर कहीं कहीं चौड़ा है, कहीं कहीं 39 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आपको दिखाई देगी। उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। अब देखिए, इस यहीं पर कुछ अन्य द्वीप भी हैं, जैसे हेंगाम है, होर्मुज है, किस्म है, यहाँ पर छोटे छोटे अन्य द्वीप भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इसी में जो 3 द्वीप आपको बताए गए थे, इन 3 द्वीपों पर क्या किया है ईरान ने? यहां पर यह कहा है कि हम अपनी मिसाइल जो प्रणाली है उसको यहां पर तैनात कर दी है, जो है ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा। अब इसी की वजह से अगर ये मार्ग प्रभावित होगा, आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं, ये आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये आपका लेजर टुम है, ये द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ग्रेटर टुम है, और नीचे आपको अबू मूसा द्वीप ये दिखाई दे रहा है। अब इधर पर्शियन गल्फ के थ्रू जो भी यहां से व्यापार होगा, या इधर गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू, और यहां पर स्ट्रेट ऑफ आपको होर्मुज की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस मार्ग को बाधित करने का काम
करेगा ईरान, ऐसा उसने चेतावनी के तौर पर कहा है। अब ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो बात की बात है। अब उस पर भी विचार करेंगे कि क्या ईरान ऐसा कदम उठा सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों पूरे वैश्विक समुदाय में इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर ईरान ने ऐसा कदम उठाया तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस में ये बात आपको समझ आएगी। देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है और एक पतला रास्ता ये बना रहा है, जो कि स्ट्रेट का काम ही ये होता है, दो जो जल निकाय हैं उनको कनेक्ट करने का। अब इसमें क्या होता है, इसी के माध्यम से जब फारस की खाड़ी, पर्शियन जो गल्फ है, वो ओमान की खाड़ी को जब कनेक्ट करेगी तो वहीं से अरब सागर होते हुए हम आगे तक एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब हम पर्शियन गल्फ से ऐसे कनेक्ट होते हैं और फिर गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरब सागर में होते हुए फिर एशिया की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। अब कुछ जगह ये 33 किलोमीटर चौड़ा है और विशेष तौर पर जो जहाज जहां से निकलते हैं वो एरिया तो कहीं कहीं 3 किलोमीटर ही है, लेकिन खास बात यह है कि ये 3 किलोमीटर जो चौड़ाई है वो गहरा है, तो वहां से बड़े जहाज भी आसानी से निकल जाते हैं, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब लेकिन चूंकि पतला है, तो पतला होने की वजह से अगर 3 जगह मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया तो इसको ब्लॉक भी आसानी से किया जा सकता है, तो इसको ब्लॉक करना आसान है। अब इस वजह से जो होर्मुज जल डमरू मध्य है, यह विश्व के सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अवरोध बिंदुओं के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसको अगर बंद कर दिया जाए, चूंकि पतला रास्ता है, तो ये एक अवरोध बिंदु हो जाएगा। इसको बंद करने का मतलब कि व्यापारिक मार्ग ही पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इस रास्ते से होकर, इस जो जल मार्ग है इससे होकर, इस होर्मुज स्ट्रेट से होकर अगर व्यापार की आप देखें उसमें भागीदारी कितनी है, तो देखिए विश्व के लगभग 30% तरलीकृत जो गैस है और साथ साथ 25% जो तेल है, कच्चा तेल, वो होर्मुज जल डमरू से होकर ही गुजरता है। तो चाहे तेल का व्यापार हो या गैस का व्यापार हो, दोनों में इसकी भागीदारी वैश्विक रूप से आप देखें तो बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व के 1/4 लगभग जो तेल का आयात हो रहा है या व्यापार हो रहा है वो इसी रास्ते से हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान बंद करेगा होर्मुज को? तो देखिए, ईरान ने अभी ये बात कही जरूर है कि वो होर्मुज को बंद करेगा, लेकिन ऐसा पहले जब तनाव देखा गया है तो भी कभी ईरान के द्वारा इस रास्ते को बंद नहीं किया गया। 1980 में आप देखेंगे जब ईरान और इराक के बीच में जो विवाद चल रहा था, तब भी उस युद्ध के दौरान भी जहाजों पर हमले जरूर किए गए, लेकिन इस रास्ते को बंद नहीं किया गया था। तो यहां भी अगर ये देखा जाए क्यों बंद नहीं करेगा, उसके पीछे क्या तर्क है, तो अभी तक चाहे युद्ध हो, चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, इस रास्ते को कभी ईरान ने बंद नहीं किया। साथ साथ बंद न करने का एक रीजन ये भी है कि ईरान की खुद अपनी जो व्यापार की निर्भरता है वो इसी रास्ते पर है। क्योंकि ईरान के पास अगर मान लीजिए तेल का उत्पादन है, तो वो कहां निर्यात करेगा, किस रास्ते से निर्यात करेगा? होर्मुज से करेगा। अभी ईरान की अगर आप बात करें तो चीन को निर्यात जो होता है वो इसी रास्ते से होता है और चीन को ईरान के द्वारा सस्ता तेल मुहैया कराया जाता है। अब इस क्षेत्र में पड़ने वाले, चाहे कुवैत हो, कतर हो, इराक हो या ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन सभी देशों के लिए जो अपने प्रोडक्ट को निर्यात करने की, विशेष तौर पर तेल को निर्यात और गैस को निर्यात करने की जो एक व्यवस्था है वो इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही जाती है। तो एक बात और है, देखिए, चीन कभी भी एक प्रमुख तेल खरीदार है इसका, किसका? ईरान का, जो इसी मार्ग पर पूरी तरह से डिपेंड है। दूसरी बात यह है कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसका इतना बड़ा जो क्रेता है, उससे खरीदने वाला है, उसका ग्राहक है, उसको वो नाराज करे। साथ ही साथ ईरान के सऊदी अरब जैसे जो पड़ोसी देश हैं उससे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो ईरान ये भी नहीं चाहेगा कि उसके किसी कदम से उसके पड़ोसी नाराज हों। तो ये दूसरा रीजन है। एक तो पड़ोसियों को नाराज नहीं करना चाहेगा, चीन जैसे देश जो उसके बड़े खरीदार हैं उसको नाराज नहीं करना चाहेगा। भारत के पास भी जो तेल खरीदा जाता है वो भी इसी रास्ते से होकर जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से प्रभावित होना तो नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ी चीज कि इसकी खुद की व्यापार पर जो निर्भरता है वो इसी जलमार्ग पर है, तो इस वजह से ईरान बंद करेगा तो अन्य को अगर नुकसान होगा तो ईरान को स्वयं इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, चाहे वो उसके पड़ोसियों से संबंध हो, चाहे उसके ग्राहक हो, चाहे उसके खुद का व्यापार हो। अब सवाल उठता है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, भारत पर असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? क्योंकि अगर भारत के लिहाज से आप देखें तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है, आप सभी जानते हैं। अब इसमें से एक बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर ही आता है, और अगर ये रास्ता रुकेगा, जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता, अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है, अगर आप सीधे तौर पर एक पास के सीधे रास्ते से मंगाते हैं तो वो सामान आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि तेल की खर्च आपकी कम होगी, आपकी लागत जो भी इस माल को ले आने में होगी वो कम होगी। लेकिन अगर लंबा रास्ता तय करके आपको आना पड़ेगा तो आपकी लागत बढ़ेगी, तो आपको सामान भी महंगा मिलेगा। तो वही बात है भारत के संदर्भ में भी, जो तेल और गैस है, अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत जिस रास्ते से घूमकर भारत को लेना पड़ेगा
तो वो क्या होगा, वो रास्ता बड़ा हो जाएगा, तो महंगे दामों पर भारत को चीजें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में घरेलू स्तर पर महंगाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि घरेलू ईंधन की जो कीमतें हैं वो जब बढ़ेंगी, तो घरेलू ईंधन की जब कीमतें बढ़ती हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सारे चीजों की कीमतें उससे प्रभावित होती हैं, इसीलिए महंगाई पर असर भारत में देखा जा सकता है। वैकल्पिक मार्ग की अगर बात करें, अब अगर ये बंद हो ही जाता है, अगर इस तनाव के बीच में ये रास्ता बंद कर ही दिया जाता है, तो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर आप देखें तो यूएई का जो फुजैरा मार्ग है वो एक वैकल्पिक मार्ग है। इसके अलावा सऊदी अरब का अब कैग से लाल सागर होते हुए एक पाइपलाइन है, वो एक रास्ता है। अब उस पर भी एक नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या उसमें अवरोध हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं। तो देखिए यूएई का फुजैरा टर्मिनल, सबसे पहले आप यहां देख लें, ये यूएई है। अब यहां पर है आपका होर्मुज स्ट्रेट, लेकिन जो फुजैरा है वो यहां पर स्थित है, यानी स्ट्रेट के बाद स्थित है। तो यूएई से हम या तो फुजैरा होते हुए सीधे हम अरबियन सी होते हुए भारत की तरफ चीजों को मंगा सकते हैं, एक तो ये रास्ता है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसमें 42 मिलियन बैरल की भूमिगत भंडारण क्षमता है, हालांकि दुनिया में यह सबसे बड़ी है, लेकिन अबू धाबी की 400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से कनेक्ट भी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जितनी भारत को जरूरत है वो जरूरत यहां से पूरी नहीं होगी, या भारत के अलावा अन्य देशों को भी जरूरत है, तो वो भी चाहेंगे इस रास्ते का उपयोग करना, यूएई से लेना, तेल खरीदना। तो इसमें क्या है कि इस पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उतनी इसकी क्षमता है नहीं। अधिकतम क्षमता की अगर बात करें तो 15 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि होर्मुज से अगर बात करें तो 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन निकलता है। तो अब जाहिर सी बात है इसकी क्षमता ही है 15 लाख बैरल प्रतिदिन, और होर्मुज को अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन है, तो जाहिर सी बात है कि इतने लोड को ये बर्दाश्त रास्ता नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये समस्या है। तो वैश्विक निर्भरता का हम कह सकते हैं कि केवल 7 से 8% ही ये पूरा कर सकता है। हालांकि एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यूएई से फुजेरा का जो मार्ग है इसको देखा जा सकता है। दूसरी अगर बात करें, दूसरे रास्ते की बात करें, तो दूसरा रास्ता आपका है ये, यहां पर आप देखिए ये रास्ता है आपका सऊदी अरब से। सऊदी अरब से आपका है यहां पर जो जगह शुरू हो रही है उसका नाम अबकैब है, और ये है यानबू, और यानबू से होते हुए लाल सागर होते हुए और फिर अरेबियन सी होते हुए फिर आपका सीधे इधर एशिया से कनेक्ट होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन दोनों रास्तों की अगर बात कर लें, जिसको ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहा जा रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यानबू तक आ रहा है, फिर लाल सागर होते हुए, तो अब कैब से यानबू और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के थ्रू फिर अरब सागर से भारत आएगा। लेकिन ये जो सफर होगा, अब यहां से आप सीधे यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर यहां कनेक्ट करेंगे, और एक रास्ता ये सीधा यहां आने का था। तो दोनों रास्तों में आप देखिए तो ये दूसरा वाला रास्ता जो है ये काफी लंबा होगा, और रास्ता अगर लंबा होगा तो उस पर लागत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे समय में हमको जो चीजें हम आयात कर रहे हैं वो ज्यादा कीमत में मिलेगी, और ज्यादा कीमत पर मिलेगी तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो देखिए आगे की राह सबसे बेहतर जो इसमें जो रास्ता है वो यही है कि वैकल्पिक स्रोतों को एक तो तलाशा जाए, निर्भरता एक जगह बहुत ज्यादा न रहे, चाहे वो रूस हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो अफ्रीका के देश हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, अनुबंध किया जाए। दूसरा यह है कि जो जो रणनीतिक तेल भंडार है, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, इन पर हमारी निर्भरता बढ़े और इनके प्रोडक्शन को हमको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एलएनजी जो टर्मिनल होते हैं उनको हम, उन पर गैस आधारित जो हमारी निर्भरता है उसको हम बनाए रखें, उस पर निर्भर रहें। तो इसमें अगर चाहे हम बात करें, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, यानी अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय देशों को मिलकर एक बातचीत के माध्यम से कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उस पर हम इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएं, चाहे वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन हो, कि हमको बाहर से कम चीजें इस तरह की तेल हो या गैस हो आयात करना पड़े। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व का मतलब ही होता है कि जो आपातकाल में उपयोग करने के लिए सरकार कुछ रिजर्व करती है, चीजों को संरक्षित करती है, ईंधन हो चाहे खाद्य भंडार हो, उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व कहा जाता है। इस भंडारण पर हम ज्यादा ध्यान दें कि ऐसी कभी भी कंडीशन आए तो हमारे जो चेन है वो प्रभावित ना हो। समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी, जिससे कि हम इन चीजों को बेहतर तरीके से लाएं। कई बार ये भी होता है कि मार्ग बदलते हैं तो सेफ्टी की वजह से, सेफ्टी ना होने की वजह से भी हमारा जो आयात निर्यात है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो मल्टी रूट सप्लाई चेन है वो तैयार किया जाए, ताकि किसी एक लाइन के ऊपर हमारी निर्भरता अगर रहेगी तो वहां पर ब्लैकमेलिंग की घटना हो सकती है ऐसे तनाव की स्थिति में। तो जब मल्टी रास्ते कई होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर वो सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे तो आपका एक रास्ता बंद हुआ तो आप घूम के दूसरे रास्ते से चले आइए।
तो इस तरह से जो मल्टी रूट सप्लाई चेन है, ये एक बहुत कारगर उपाय हो सकता है और इस पर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को सोच समझकर इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं उसमें इस तरह के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं भविष्य में भी। तो इससे बचने का एक ये भी बेहतर उपाय हो सकता है। तो ये था हमारा आज का ये एपिसोड। अब इसमें आगे की राह में आप क्या सोचते हैं और क्या विकल्प हो सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ साथ आपके लिए एक सूचना है, ISGS फाउंडेशन इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से नए बैच की सूचना है। 8750187501 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न हम छोड़ते हैं आपके जिम में, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। होर्मुज जल डुमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? विकल्प आपके सामने है, लाल सागर, काला सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।